दूसरा की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ पूरी स्टॉक मार्केट में जो बेसिक जानकारी है वो क्या है। क्योंकि बहुत सारे बंदे ये पूछ रहे थे कि सर आप ये तो बता देते हो कि कौन सा प्राइस किस कंपनी का कहाँ तक जा रहा है, कैसे जा रहा है, डेली वाई अपडेट देते रहते हो, बट आपने अभी तक जो बेसिक जानकारी है स्टॉक मार्केट की वो अभी प्रोवाइड नहीं कराई है। और मेरे भी दिमाग में ये आ रहा था कि भाई मेरा बहुत सारे न्यू व्यूवर्स इस चैनल से जुड़ते रहते हैं और पुराने भी हैं, उनको भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता रहती है। तो आज की वीडियो में मैं जितनी हो सके भाई सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल बेसिक से आपको ये बिल्कुल भी डाउट नहीं रहने वाला। बाद में अगर वीडियो पूरा देखने के बाद कि आपको समझ में नहीं आया तो मैं बस एक ही बात बोलूँगा कि आप स्टार्टिंग में वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं बिना डिस्टर्बेंस के फिर आपको पूरा वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। सारे स्टॉक मार्केट के जो टर्म है वो आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जैक्ट जो स्टॉक मार्केट मतलब शेयर मार्केट है क्या। ये क्या बवाल है भाई, शेयर मार्केट आपको समझ में अभी तक नहीं आया तो आप इस वीडियो में बिल्कुल आप समझ जाओ। शेयर मार्केट आप ऐसे मान के चलो कि आप किसी शॉप में जा रहे हो, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले आप उसे पैसे देते हो और उसके बदले वो आपको कुछ चीज़ दे देता है। बस इतना ही आपको सिंपल यही फॉर्मूला है। तो आप क्या कर रहे हो, अब हम बात करते हैं शेयर मार्केट के टर्म में। तो आप किसी कंपनी में पैसा लगा रहे हो, ठीक है, कंपनी में पैसा लगा रहे हो तो कंपनी में पैसा लगाने के बदले में आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा उसमें पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप ऐसे नहीं कि आपने 1 लाख रुपए लगाया, 1 लाख रुपए लगाया और वो 1 लाख रुपए आप फिजिकली उसमें भाई हिस्सेदार बन गए। ऐसा नहीं कि आप जाओ कि भाई मेरा पैसा इस कंपनी में लगा है तो आप उसमें धरना देने लगो, घुस जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये होता है वर्चुअल पार्टनरशिप। वर्चुअल पार्टनरशिप मतलब क्या है कि ये आपके डीमैट अकाउंट में शो होगा, डीमैट अकाउंट में शो होगा। अब आपको यही नहीं पता भाई डीमैट अकाउंट क्या होता है, तो मैं आपको बताऊं डीमैट अकाउंट सिंपल वे में मैं आपको बता दूं डीमैट अकाउंट क्या होता है। जैसे आप बैंक में खाता खुलवाते हो ना, ऐसी स्टॉक मार्केट में आपको किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस मतलब उसमें पैसा लगाने के लिए अगर उसका शेयर बाई करना है तो आपके लिए उसमें खाता चाहिए होता है। खाता बस यही सीखना है बस आपको कि डीमैट अकाउंट मतलब क्या है कि आपको खाता खुल जाएगा और आप बाई एंड सेल ऑनलाइन कर सकते। पहले क्या था कि 2000 के पहले आपको बताऊं तो फिजिकली में आपको फॉर्म घर पे आता था। अगर आपने मान लो किसी भी कंपनी टाटा में पैसा लगाया तो वो पेपर घर पे आता था बन के। आप अगर आपने 100 शेयर भी लिए तो पूरा तो अब वो चीज़ नहीं रही है। अब क्या है कि आप एक क्लिक में आप बाई कर सकते हो, एक क्लिक में आप सेल कर सकते हो। ये सारी चीज़ें अब काफ़ी ज़्यादा इजी हो चुकी हैं। तो आपको क्या समझ में आया, तो सबसे पहले ये है कि आपको शेयर मार्केट आपको मेरे हिसाब से तो आपको समझ में आ गया होगा। बस सिर्फ ये मान के चलो कि आपकी हिस्सेदारी मान समझ रहे ना, आप हिस्सेदार हो जाते हो वर्चुअली, ठीक है। दूसरा टर्म क्या है कि डीमैट अकाउंट, आपको ये भी आपको समझ में आ गया कि भाई डीमैट अकाउंट क्या होता है, ठीक है। अब डीमैट अकाउंट बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको प्रोवाइड कराती हैं कि ये फैसिलिटी कि आप किसी कंपनी के बाई एंड सेल कर सकते हो शेयर। अब सुनो मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। जैसे कि मान लो कि किसी कंपनी क्या करती है, सबसे पहले आईपीओ लॉन्च करती है। अब आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है। तो अब उसे मान लो कि 10 लाख की ज़रूरत है, 10 लाख की ज़रूरत है और उसने क्या बोला कि भाई मुझे ना मैं 1 लाख शेयर इशू कर रहा हूँ। 1 लाख शेयर वो कंपनी इशू कर रही है पब्लिक के लिए, उसे चाहिए। तो उसने क्या किया कि उसने भाई 10 रुपये प्राय रख दिया, उसने 10 रुपये प्राय रख दिया। और 10 रुपये प्राय रखने के बाद अब आप ये मान के जो अब ये 10 रुपये क्या है, जैसे इनिशियल पब्लिक ऑफर में क्या होता है कि आप लिस्ट होने से पहले भी उसमें पैसा लगा सकते हैं। जैसे लिस्ट हो जाएगी तो आपको 10 रुपये में एक शेयर उसका मिल जाएगा। अब फेस वैल्यू की बात करें, जब वो लिस्ट होगी तो फेस वैल्यू भी उसकी 10 रुपये रहेगी, ठीक है। और ये फेस वैल्यू क्या है कि ये जस्ट जैसी लिस्ट होती है ना तब हम मान सकते हैं। बाकी का जो जैसे जैसे उसमें काम होता है, मतलब कि जैसे जैसे पब्लिक उसमें इंटरेस्ट दिखाती है कंपनी में, तो उसके बाद उसका शेयर प्राइस ऊपर बढ़ता रहता है। तो वो सारी चीज़ चलती रहती है मार्केट में, क्योंकि उसे कंपनी को पैसे चाहिए होता है। अब शेयर ऐसे ही तो भाई अब कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर नहीं ला सकती, तो उसके लिए क्या करती है, उसके लिए अपने जो भी मार्केट में एक्सचेंज है, एक्सचेंज मतलब देखो एनएससी और बीएसई, यही दो बाजार हैं जहाँ से कंपनियाँ क्या करती हैं कि शेयर इशू करवाती हैं, मतलब कि पब्लिक के लिए, कि कोई भी पब्लिक में
बंदा है वो हमारी कंपनी में पैसा कैसे लगा सकता है। अब ये क्या करती है, अब ध्यान से सुनो। अब डायरेक्ट तो बिल्कुल प्रोवाइड नहीं करा सकती कोई भी कंपनी के, आप डायरेक्टली बिल्कुल भी पैसा नहीं ला। अब बिल्कुल आपको सिंपल वे में मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि ये आईपीओ उसने लॉन्च करा, तो ठीक है, अब उसके लिए क्या हुआ कि दो बाजार हैं आपके, एनएसई और बीएसई। आप ध्यान से वीडियो देखना, ठीक है। अब ये क्या होता है, अब मैं आपको बताऊं। अब फिर उसके बाद क्या होता है कि जो डीमैट अकाउंट ओपन करवाने के लिए बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी, जैसे कि आप एंजल ब्रोकन ले लो, ठीक है, एंजल ब्रोकन हुआ, या फिर तुम्हारा अप स्टॉक्स हुआ, और अ, चाहे आप जीरोधा देखें या फिर पेटीएम मनी, बहुत सारे हैं। तो आपको किसी में भी आप डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। मैं नीचे लिंक दे दूंगा अप स्टॉक्स की, तो आप उसमें भी आप पैसा लगा सकते हैं, मतलब डीमैट अकाउंट ओपन करवा के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद ये ब्रोकर आपके डीमैट अकाउंट में उसके बाद ट्रांसफ़र करेंगे जब सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। अब ये पूरी प्रोसेस है, उसे कौन रेगुलेट करता है, वो करता है सेबी, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। ये पूरी, ये मान के चलो कि ये भाई जो भी शेयर मार्केट का खेल है ना, जो भी चीज़ है सब इसका ऑपरेट यही है। मतलब कि आप इसे ये मान के चल सकते हैं, ये दादाजी हैं पूरे, जो पूरी फैमिली में, जैसे अपने फैमिली में जो दादाजी होते हैं ना, वो पूरे क्या कैसे क्या पूरी चीज़ मैनेज करते, बस वही चीज़ आप ये मान के चलो सेबी। यहाँ पे बिल्कुल भी फ्रॉड नहीं हो सकता आपके साथ। हाँ, वो बात अलग है कि जो बहुत सारे बंदे हैं जो बड़ा बड़ा फ्रॉड करते हैं, जो आपने देखा हो, चाहे हर्षद मेहता हुआ या फिर वो बहुत सारे स्कैंडल भी चलते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको दिमाग में ना रखनी है। अगर आपको शेयर मार्केट में पैसा लगाना है या फिर उससे पैसा ज़्यादा अर्न करना है, तो आपको सारी चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप पैसा लगाते हो तो आप प्रॉफिट में रहो, ठीक है। और हमेशा आपको उस कंपनी में पैसा लगाना है जो कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड, मतलब आपका पैसा फ्यूचर में बना के दे रही। ऐसे नहीं है आज आप पैसा ला रहे हो और बिल्कुल आपको पैसा उसमें बन ही नहीं रहा है, मतलब कंपनी बेकार है, उसकी बहुत सारी चीज़ें, वो भी मैं आपको धीरे 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 आपको पूरी प्रोवाइड कराऊंगा जानकारी। तो अब मैं आपको जो नेक्स्ट टर्म है उसके बारे में बात कर लेता हूँ। अब हम बात करते हैं इक्विटी, मतलब कि जो हमारा जो नेक्स्ट टर्म है उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी आपको नहीं पता हो कि भाई इक्विटी, तो आप इक्विटी में क्या होता है मैं आपको बताऊं कि आप डिलीवरी में भाई पैसा लगा सकते हैं। डिलीवरी क्या है कि डिलीवरी में ले सकते हैं, जैसे आज आपने बाई कर लिया, ठीक है, आज आपने बाई कर लिया और आपने 1 साल तक होल्ड किया, मतलब कि आप ये मान के चलो कि आप होल्डिंग आप मान के चल सकते हैं, जैसे 1 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, इसे हम इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। और यही है जो बड़े जो इन्वेस्टर हैं, जो चाहे आप राकेश झुंझुनवाला सर को देख लो, या फिर आप देख लो भाई वॉरेन बफे, या फिर किसी को भी देख लो, वो इसी में ही खेल खेलती है, मतलब इसी में पैसा लगाते हैं। डिलीवरी वो कभी भी ट्रेडिंग वगैरह उनमें ध्यान नहीं देते। तो डिलीवरी में आप समझ गए, जैसे कि अगर आपने 1 साल से, मतलब 1 साल के अंडर में आपने शेयर प्राइस बेच दिया, तो आपको भाई 15% का टैक्स लग जाएगा, ठीक है। और अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए ये तो रहा शॉर्ट टर्म टैक्स, जो मैं चार्जेस बताना ये भी ज़रूरी है ना, क्योंकि अगर आप डिलीवरी में उठाओगे तो आपको कितना चार्ज पे करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में अगर आप डिलीवरी में उठाओगे तो आपको 10% फ्लैट टैक्स देना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए बेटर रहता है, किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस अगर आप होल्ड करते हो 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो बेटर रहता है। अब हम बात कर लेते हैं जो ट्रेडिंग में क्या क्या होता है, क्योंकि ट्रेडिंग में भी बहुत सारे बंदे हैं जो इन्वॉल्व रहते हैं, तो उनके लिए भी क्या रहने वाला उसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। ट्रेडिंग में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है जो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, F&O। अब ये क्या है, ये क्या बवाल है, ये सिर्फ आप ये मान के चलो कि इसमें आपको भाई प्रिडिक्ट करना होता है कि इसमें कि इस कंपनी का भाई शेयर प्राइस यहाँ तक जाएगा, 5 साल बाद इतना जाएगा, 10 दिन बाद इतना जाएगा।
तो ये एक मान के चलो भाई जुआ, आप जुआ मान सकते हैं। तो मैं तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर फिर भी आप रिस्क लेना चाहते हो तो आप एफ एंड ओ ऑप्शन, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में भी जा सकते हो। और भी मैं आपको टर्म बताऊंगा। तो भाई ये सारे ना टर्म जो ट्रेडिंग वाले हैं भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अगर आप यहाँ से पैसा कमा रहे हैं तो पैसा गवाओगे भी, मतलब कि आप अगर आप प्रॉफिट में हो तो लॉस में भी रहो। ये आपको बर्बाद भी कर सकता है और ये आपको आबाद भी कर सकता है। मतलब क्या है, आप यहाँ से बहुत सारा पैसा भी कमा सकते हो और बहुत सारा पैसा गवा भी सकते हो। ये आपके ऊपर है डिपेंड। मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप डिलीवरी में, इक्विटी में आपको उठाओगे तो ये मान के चलो कि जैसे कि देखो इक्विटी में क्या होता है कि आपको टाइम देना मतलब आज अगर आपने ले लिया है तो हो सकता है आपकी जो बाइंग प्राइस है तो उससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला जाए तो आपको प्रॉफिट हो जाता है। और ट्रेडिंग में क्या होता है, अब हम बात करते हैं इंट्राडे की, क्योंकि आप बहुत सारे बंदे ये भी पूछ रहे थे कि भाई इंट्राडे क्या होता है। इंट्राडे में क्या होता है मैं आपको बताऊं कि इसमें एक दिन का ही गेम होता है कि आज आपने सुबह बाई किया तो आपको शाम को अगर आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है ना तो आप वो ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा बिल्कुल। ये इंट्राडे ये और ज़्यादा खतरनाक होता है। यहाँ क्या है कि आप एक एक दिन में लोग यहाँ से लाखों रुपए कमाते भी और लाखों रुपए गवाते भी है। एक दिन का खेल है, ठीक है। और अगर हम बात करें फ्यूचर एंड ऑप्शन की तो अब मैं सिंपल वे में बताऊँ आपको, बस ये है कि प्रिडिक्ट करना है कि 10 दिन बाद कितना इसका प्राइस जाएगा, 20 दिन बाद कितना जाएगा, 1 महीने बाद कितना जाएगा। हमारे जो अगला टर्म है उसके बारे में बात कर लेता हूँ। वो क्या टर्म है, आप ये मान के चलो कि अब मैं बात कर लेता हूँ कम्युनिटी, क्योंकि बहुत सारे बंदे ये भी पूछ रहे थे कि सर कम्युनिटी क्या होती है, कम्युनिटी के बारे में आप समझाइए। तो कम्युनिटी ये मान के चलो कि आपने भाई इसमें जैसे कि आप गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस हो गई, तो गोल्ड का प्राइस इतना जाएगा, 10 दिन में इतना जाएगा, 2 दिन में इतना रहेगा, 1 महीने में कितना रहेगा। तो ये तो बात रही आपने गोल्ड में पैसा लगाया। तो ये क्या है कि आप वर्चुअली आप उसमें मतलब इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये ऐसे नहीं कि बस आपने पैसा लगा दिया तो वो गोल्ड आपके घर पे आ जाएगा या फिर वो नहीं, आप सिर्फ उसमें प्रिडिक्शन टाइप दे रहे हो, ठीक है। ये भी एक ट्रेडिंग का पार्ट है। तो आप गोल्ड में लगा सकते हो, सिल्वर में, ठीक है, और आप नेचुरल गैस में भी लगा सकते हो। तो ये तो रहा कि आपको बस प्रिडिक्शन करनी है। तो कम्युनिटी में ये पार्ट हो जाता है। ये भी आपका ट्रेडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसे भी प्रोवाइड कराया जाए। अब जो ट्रेडिंग का अगला जो पार्ट है, मतलब कि अगला टर्म है, वो है करेंसी। कि आप ये मान के चलो कि आपने जैसे कि आपको डॉलर में पैसा लगाना है कि डॉलर का भाई इस डॉलर इतना जाएगा, मतलब 5 दिन में इतना जाएगा, 10 दिन में इतना जाएगा, चाहे डॉलर में लगा सकते हो या फिर वर्ल्ड में जितनी भी करेंसी चल रही ना सब में आप प्रिडिक्शन लगा सकते हो। जैसे कि आप ये मान के चलो कि अपना जो रुपी है वो कितना गिर सकता है, कहाँ तक जा सकता है, या फिर यूरोपियन कंट्री की देख लो, चाहे अफ्रीकन कंट्री, किसी भी, मतलब आप करेंसी मान के चलो कि उसमें आपको प्रिडिक्शन लगानी है। बस इतना समझ लो। सारा का सारा ट्रेड में ये बाकी ऑप्शन बता रहा हूँ, ये आप प्रिडिक्शन का आप काम कर सकते हैं। सट्टा, बस आप सट्टा मान के चलो और इसमें आप पैसा भी कमाते, बहुत सारा पैसा कमाते, मुझे पता है। बहुत सारे बंदे ऐसे प्रिडिक्शन लगा के भी पैसा कमा रहे हैं और बहुत सारे बंदे हैं जिनको लैक ऑफ नॉलेज है, मतलब उनको जानकारी नहीं इन सारी चीज़, तो वो पैसा लूज भी कर जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो नेक्स्ट टर्म है हमारा, ये निफ्टी। भाई निफ्टी ये क्या बवाल है, क्योंकि आप ये भी पूछ रहे थे ना निफ्टी क्या बवाल है। तो बस आप ये मान के चलो कि ये क्या है, इंडेक्स है। जैसे कि आपने किसी भी बुक को खोला होगा तो उसमें आपको एक चार्ट दिखा हुआ कि भाई ये जो चैप्टर है वो इतनी प्राइस, मतलब इतने पेज पे, और ये मतलब चैप्टर है वो इतने पेज पे, वो लिखा होता है ना। बस आप ये मान के चलो सिंपल वे में कि चार्ट है एक तरह से। अब निफ्टी में क्या है कि आपको वैसे मतलब पर्टिकुलर कंपनी के बारे में एनालिसिस करनी पड़ेगी, बट यहाँ क्या है, आपको निफ्टी में 50 कंपनियां जो टॉप कंपनी जो अपनी जो जीडीपी है उसमें भी ग्रोथ करती हैं। तो क्या है, यहाँ पर आप बिल्कुल इनका सारा क्या रहने वाला है कि कल का क्या परफॉर्मेंस रहा है या फिर आज का क्या है, कल के बेसिस पे, तो वो एनालिसिस होके आपके सामने चार्ट डेली वाइज अपडेट होता रहता है। तो आप ये मान के चलो ये निफ्टी 50 आप देख रहे हो, और ये क्या है, इसका आप देखो 2020 में कितना ज़्यादा डाउन रहा था। तो आपको हमेशा एक और चीज़ ध्यान में रखनी है, इसका पी रेशियो भी आप देख सकते हैं। देखो निफ्टी 50 अब पी रेशियो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ
कि अगर आपका पी रेशियो किसी निफ्टी 50 का 10 रुपये के आसपास चल रहा है, मतलब कि लो है, वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और मान के चलो कि 30 के आसपास घूम रहा है, 30 के आसपास है, तो ये मान के चलो कि आपको बिल्कुल भी वहाँ पे बाई नहीं करना है, आप सील अप करके निकल सकती हैं, ठीक है। अब जो अगला पार्ट है उसके बारे में बात करें, सेंसेक्स। ये क्या बवाल है, सेंसेक्स क्या है कि भाई इसमें 30 कंपनियां जुड़ी होती हैं। चाहे आप ये मान के चलो कि इनमें क्या है, ये भी एक इंडेक्स का पार्ट है, तो आप इनमें भी आप पैसा लगा सकते हो। तो सिंपल वे में आपको ये समझ में आ गया ना कि भाई इंडेक्स है ये, कि चार्ट पैटर्न है कि भाई सेबी क्या है ना, यहाँ पे ये प्रोवाइड कराती है कि ये टॉप जो कंपनियां हैं जो आपको कहीं पे डीमैट अकाउंट में ढूंढनी ना पड़े, पर्टिकुलर आपको रिसर्च मारे वो कर नहीं भाई, एक ही जगह आपको मिल जाएंगे। आप डेली वाइज अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन कराओ तो आप उसमें बिल्कुल आप पोर्टफोलियो में जैसे ही जाओगे ना, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आप ये सारी चीज़ देख सकते हैं। अब बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो पूछ रहे हों कि हम इन्वेस्ट क्यों करें, वाई इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, समझ रहे। ये मुझे पता है कि आपके दिमाग में ये चल रहा होगा। तो मेरा यही क्वेश्चन है कि अगर आपको अच्छा खासा पैसा कमाना है, जो बहुत सारे बंदे हैं और बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जिन्होंने इसमें लाखों करोड़ों रुपए कमाए स्टॉक मार्केट से, तो आपके भी दिमाग में देखो 2020 के बाद क्या है कि डीमैट डीमैट अकाउंट काफ़ी ज़्यादा खुले। आप ये मान के चलो कि इतनी ज़्यादा संख्या बढ़ चुकी है फिलहाल की डेट में, और ये अच्छी बात है। जो नई जनरेशन है वो अब अट्रैक्ट हो रही है शेयर मार्केट से। यहाँ पे आपको इन्वेस्ट इसलिए करना है, मान के चलो आपने वो आपका पैसा है तो आपने बैंक में रखा, बैंक में आपको ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलती है, मतलब कि बहुत ही कम, ना के बराबर मिलती है। और यही पैसा अगर आप स्टॉक मार्केट में लाते, देखो स्टॉक मार्केट में रिस्क तो है। अब रिस्क की बात कर लेता हूँ, ये मेन फैक्टर है रिस्क। ये बहुत सारे बंदे पूछ रहे हैं कि हम रिस्क क्यों लें। देखो रिस्क तो रहता है, अगर आप खाना ज़्यादा खाओगे तब भी आपको दिक्कत में रहोगे, सारी चीज़ बैलेंस में। आप ये मान के चलो आप सड़क पे जा रहे हो तो कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। और आप जैसे कि मतलब ये है हर चीज़ में रिस्क है, आप कुछ भी कर रहे हो हर चीज़ में रिस्क है। तो भाई थोड़ा सा रिस्क ले लो अगर आपको पैसा बनना है। हाँ, मैं वो नहीं कह रहा, आप कैलकुलेटिव रिस्क लो। ऐसे थोड़ी नहीं कि मैं ये बोल रहा हूँ कि आप अंधाधुंध से मार्केट में जाओ और लाखों करोड़ों रुपया मतलब लगा दो, लाखों रुपये मतलब इतना लगा रहे हो कि बिना उसके बारे में जानकारी नहीं, कंपनी के बारे में कुछ भी घंटा पता नहीं है, बट आपका पैसा उसमें लगाया जा रहा है, लगाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ नहीं करनी है, रिस्क हर जगह है, तो आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है, ज़्यादा पैसा कमाना है, आपको फ्यूचर में करोड़पति बनना है, तो ये अच्छा मौका है। और फिलहाल की बात करूँ तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन है, और हमेशा ऐसा इन्वेस्ट करना जो अगर आपको वो पैसा लूज भी हो जाए ना तो आपको ज़्यादा फर्क ना पड़े। और हमेशा लो पॉइंट पे कंपनी के शेयर प्राइस हिट करें, ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, वो मैं आपको बताता रहता हूँ। अगर आप लो पॉइंट पे हिट करो किसी भी शेयर प्राइस को, किसी भी कंपनी शेयर प्राइस को, तो आने वाले टाइम में वो मल्टीप्लायर रिटर्न मिल सकता है आपको। और ये मत मतलब अगर आपने 5 कंपनी में पैसा लगाया तो आप ये मत सोच लेना कि पाँचों की पाँचों कंपनियां आगे चलेंगी, तो आगे मतलब वो बहुत सारा रिटर्न दे के चली जाएंगी। आपको हमेशा ऐसा करना है कि आपको थोड़ा थोड़ा पैसा सब में डालना है। और बड़ी कंपनी में आप पैसा लगाओ तो वहाँ पर रिस्क कम रहता है अगर आप पेनी स्टॉक में लगाओ, क्योंकि बहुत सारे बंदे ऐसे ही जो पेनी स्टॉक में भी पैसा लगाते हैं। पेनी स्टॉक में क्या है कि आपको ये देखो रिस्क तो रहता है, यहाँ पर भी रिस्क रहता है। तो यहाँ पे आप रिस्क लेते हो तो आपको कम पैसा है, आपके पास 10,000 रुपये, तो आप पेनी स्टॉक में भी आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके पास 10 लाख है, 50 लाख है, 1 करोड़ रुपए है, तो आप बड़ी कंपनी जैसे कि TCS है, रिलायंस है, ठीक है, रिलायंस हुआ, और तुम्हारा विप्रो हुआ, और इन्फोसिस हुआ, IRCTC हुआ, इनमें ये सारी बड़ी जो कंपनियां हैं, L&T हुआ, तो यहाँ पर HDFC हुआ, तो यहाँ पे क्या है आप इनमें पैसा लगा सकते हैं। यहाँ पे ये मान के चलो रिस्क बहुत ज़्यादा कम है, और यहाँ पे आपको एक डिविडेंड मतलब डिविडेंड भी मिलता रहता है, बोनस वगैरह। अब डिविडेंड का भी मैं आपको पार्ट समझा देता हूँ। अब डिविडेंड क्या होता है कि ये कि ऐसा मान के चलो कि कंपनी अगर
अच्छा कर रही है, मतलब कि अच्छा पैसा कमा रही है और उसका नेट प्रॉफिट ठीक ठाक है, सब चीज़ ठीक है, तो वो क्या करती है, जो शेयर होल्डर है उसमें पैसा लगा हुआ है जिनका, तो वो खुशी खुशी उनको भी कुछ पार्ट दे देती है, मतलब कि कुछ ना प्रॉफिट में से उनको भी हिस्सा दे देती है कि भाई आप भी, जैसे कि है ना कि आप वो कोई काम करते हो, आपको वो सक्सेस हो जाता है, मतलब कंप्लीट हो जाता है, तो आप घर पे मिठाई लेके आते हैं ना, तो बस मिठाई के रूप में आपको कुछ भी दे देती है। तो ये मान के चलो कि वो जो भी डिविडेंड मिलता है ना, कि आप वो उसे री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, आप उसे निकाल भी सकते हो, तो ये भी आपको बहुत सारी चीज़ मिलेंगी जो एक बड़ी कंपनी है जो प्रॉफिटेबल है। ऐसे नहीं कि आप पेनी स्टॉक के जो बिल्कुल लो में चल रही है, मतलब उसका नेट प्रॉफिट है ही नहीं, सही नहीं है, फिर भी आप प्रिडिक्ट कर रहे हो कि नहीं वो हमें डिविडेंड देगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये आपको डिविडेंड का भी जो पार्ट है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं एनालिसिस, क्योंकि एनालिसिस भी आपको देखनी पड़ेगी ना कि भाई एनालिसिस कितने टर्म की होती है, मतलब कि अब इसमें जो पहला टर्म आता है वो होता है फंडामेंटली। फंडामेंटली क्या है कि अब अगर आप उसमें पैसा लगा रहे, भाई पेनी स्टॉक पैसा लगा रहे, तो वो तो सारी फंडामेंटली बिग कंपनी होती है। जो बड़ी कंपनी है उनके बारे में अगर मैं बात करूँ, तो पहला होता है फंडामेंटली टर्म होता है, दूसरा होता है टेक्निकल। अब दोनों के बारे में वन बाई वन आपको समझा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें फंडामेंटली। अब फंडामेंटली में क्या आ जाता है कि कंपनी की बैलेंस शीट आ जाती है। बैलेंस शीट देखनी है आपको, क्योंकि बैलेंस शीट भी अगर आपने नहीं देखी ना सही से, फिर आप ये मान के चलिए कि आपको वो बिल्कुल भी फिर आपको कुछ ही समझ में नहीं आएगा। आपको बैलेंस शीट तो देखनी देखनी है, ठीक है, और आपको कंपनी का बिजनेस भी देखना है। क्यों देखना है? अगर आपने बिजनेस नहीं देखा, ये सारी चीज़ें आपको देखना है, ठीक है, बिजनेस भी देख लेना और प्रोमोटर होल्डिंग भी देखनी है। आप प्रोमोटर होल्डिंग देखने के बाद फिर आपको ये देखना है कि डेप्ट उसके पास कितना है, ठीक है। अब मैं वन बाई वन आपको समझा देता हूँ। अब सबसे पहले हम बात करते हैं बिजनेस की। अगर कंपनी में क्या है कि बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है जिनका बिजनेस अच्छा भी होता है, और कुछ ऐसा बिजनेस होता है जो आने वाले टाइम में बिल्कुल ग्रो नहीं करेगा उनका बिजनेस। फिर भी आप, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं। मेरे हिसाब से तो मैं आप पर्सनली आपको सजेशन दूँ तो आप उसमें पैसा लगाएं जो बिजनेस आपको समझ में आता है। जैसे कि आप फाइनेंस सेक्टर में चाहो तो आईटी सेक्टर में बहुत सारी कंपनी जुड़ी हुई हैं, ठीक है। चाहे आप किसी भी सेक्टर में जाओ, उसका बिजनेस कंपनी का आपको समझ में आना चाहिए। अगर वो कंपनी का बिजनेस भाई फ्यूचर ओरिएंटेड है, मतलब कि जैसे कि एनर्जी सेक्टर आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बूम पे रहने वाला है, एआई है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये भी काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है ऊपर, और भी हैं जो आने वाले टाइम में। फाइनेंस सेक्टर है वो भी बूम पर रहेगा, ऐसी बात नहीं। तो आप ये ठीक है, सबसे पहले आपको यही चेक करना है। अब बैलेंस शीट में आपको क्या देखना है, तो आपको सबसे पहले देखना है कि भाई उसके पास, कंपनी के पास डेप्ट कितना है। ये देखना है कि कंपनी ऐसे तो नहीं कंपनी बिल्कुल कमा ही नहीं रही है, मतलब बिल्कुल कमा नहीं रही है और लगातार डेप्ट लिए, मतलब कर्जा लिए जा रही, कर्जा मान के चल सकती है कि वो लाखों रुपए करोड़ों रुपए उठा रही है और कंपनी ग्रो भी नहीं कर रही है। तो ऐसी कंपनी से भी आपको बच के रहना है। देखो ऐसे आपको समझ में नहीं आया तो अब मैं आपको बता देता हूँ, स्किनर पे मैं आपको थोड़ा सा ना प्रैक्टिकली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आपको ये कंपनी में ये चेक करना है कि स्किनर पे जाके कंपनी डेप्ट फ्री है नहीं। अगर आपको ये लग रहा है कि थोड़ा बहुत है उसके बाद डेप्ट, बट वो रिड्यूस कर रही है, क्वार्टरली जो भी रिजल्ट है वो मतलब धीरे धीरे अपना ना जो डेप्ट कम कर रही है, वो डेप्ट फ्री कंपनी, ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहने वाली है। क्योंकि अगर आपको डेप्ट फ्री कंपनी मिल जाएगी तो अच्छा खासा बिजनेस कर सकती है। आपको पता है कि अगर उसके पास कर्जा नहीं रहेगा तो डेफिनेटली वो अच्छा काम करेगी। अब हम बात करते हैं जो प्रैक्टिकली आपको ये समझा रहा हूँ कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि आपको क्या क्या चेक करना है, नेट प्रॉफिट, जैसे कि देखो सितंबर, अब मैं इस कंपनी की बात कर लेता हूँ। जून में देखो इसने 46 लाख के आसपास दिखाया था प्रॉफिट, फिर 1 करोड़ 16 लाख के आसपास। दिसंबर में देखिए 1 करोड़ 22 लाख के आसपास। तो अब यहाँ से क्या समझ आ रहा, यहाँ से आपको बिल्कुल पता चल गया कि ऐसे ही आपको हर कंपनी का प्राइस मतलब प्राइस तो चेक करना ही करना है, और आपको नेट प्रॉफिट भी चेक करना है। क्या उसका क्वार्टरली, हर क्वार्टर में उसका भाई अच्छा खासा नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। आपको ये भी चेक करना है कि उसकी सेल्स इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही है, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
देखने की। अगर हम बात करें इस कंपनी की, जो भी मैंने आपको चार्ट पैटर्न दिखाया है, ये मैंने आपको चार्ट पैटर्न जो भी दिखा रहा हूँ वो पीएमसी फिनकॉर्प है, आप जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। तो इसका जो सेल्स लगातार इनक्रीज हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो इससे आपको क्या समझ, ये इंडिकेशन आपको ये मिल रहा है कंपनी की सेल्स वगैरह ठीक ठाक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है कि भाई जो कंपनी का जो मेन बिजनेस है, जैसे इसका फाइनेंस का बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट का ये काम करती है, तो इसका जो मेन बिजनेस है उससे इतना अर्न कर रही है। अब मैं आपको बताया, जैसे इसने ना सितंबर क्वार्टर में देखी तो 1 करोड़ 24 लाख के आसपास दिखाया था, और जून क्वार्टर में 59 लाख के आसपास दिखाया था, और दिसंबर में 1 करोड़ 34 लाख के आसपास दिखाया था। तो ये आपको टर्म देखना है। अब हम बात कर लेते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस है, ईयरली वाइज भी आप चेक कर लेना, क्योंकि ये भी ज़रूरत है। भाई 2020 में देखें तो कंपनी का जो मेन बिजनेस है उसने 2 करोड़ 80 लाख के आसपास कमाया है, 3 करोड़ 11 लाख के आसपास है। ये मैं इस कंपनी के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आप किसी भी कंपनी के बारे में आप चेकआउट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी पैसा लगाने से पहले शेयर मार्केट में, ये सारे टर्म हैं जो आपको पता करने पड़ेंगे। और अगर हम बात करें कंपनी कहाँ खर्चा कर रही है, हाँ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये भी आपको बता देता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी बात है। एक्सपेंसेस कहाँ पे कर रही है कंपनी, अगर हम इसकी बात करें तो कितना ज़्यादा कर रही है ये भी तो है। तो अगर हम देखें भाई दिसंबर में तो ये 27 लाख के आसपास इसका खर्चा रहा है, उससे पहले 24 लाख के आसपास रहा था, और अगर हम उससे पहले 22 लाख के आसपास। तो जितना कम कंपनी एक्सपेंस मतलब खर्चा कम करेगी तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे आपको ये भी चेक करना है कि ये कहाँ पर खर्च कर रही है। तो इसका देखो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो भी देखे ना, तो ये भी आपको चेकआउट करना है। और अब हम बात करते हैं और इस सेगमेंट की, जो इसका जो मेन सेगमेंट रहने वाला है। अब हम फिर से अपनी नॉर्मल स्क्रीन पे आ जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रमोटर, क्योंकि आपको कंपनी में ये भी देखना है। मैंने आपको क्या क्या समझा दिया, आपको समझा दिया कि भाई आपको क्या करना है कि ये चेक करना है कि कंपनी की जो डेप्ट है कंपनी के पास कितना रहने वाला है, नेट प्रॉफिट क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। बैलेंस शीट आपको चेकआउट करना आपको सिखा दिया है, ये आपको हमेशा हर एक में देखना है। तो अब हम बात करते हैं प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर क्या होता है। मेन बात ये है कंपनी का ही मालिक देखते हैं कि कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो आप ये मान के चलो कि अगर आपको प्रमोटर होल्डिंग, ध्यान से सुनना, 75% के आसपास मिल जाए बेटर है। 75% खुद की प्रमोटर होल्डिंग है उनकी किसी भी कंपनी की, और 25% वो क्या है पब्लिक के लिए ऑफर निकाल रही है। ठीक है, 25% में पब्लिक पैसा लगा सकती है, जो भी रिटेल इन्वेस्टर है या फिर छोटा या बड़ा जैसा भी है वो पैसा लगा सकता है। अब आपको ये भी नहीं कि हर कंपनी में आपको 75% देखने को मिल जाएगी। अगर 50% के आसपास, 50% से ऊपर है या फिर अराउंड में, तो ये मान के चलो उसका ठीक ठाक है। अब मैं आपको बताऊं, देखो पेनी स्टॉक है तो पेनी स्टॉक में आपको इतनी ज़्यादा नई होल्डिंग देखने को मिलेगी। और क्यों नहीं देखने मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर प्रमोटर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। तो आपको ये समझ के चलना, जो बड़ी कंपनी है उनमें आपको देखने को मिल सकती है। अब ये प्रमोटर होल्डिंग आपको समझ में आ गई। अब मैं बात करता हूँ फॉरेन इन्वेस्टर, उनकी होल्डिंग कितनी, ये भी आपको चेकआउट करनी है, क्योंकि ये भी आपको टर्म आपको बहुत ज़्यादा चेकआउट करना है। जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो कितना आप उस कंपनी में पैसा लगा रहा है, उसकी कितनी होल्डिंग है। और अगर हम बात करें डोमेस्टिक है वो भी उसमें लगा रहा है या नहीं है, ये भी आपको चेकआउट करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल प्रमोटर होल्डिंग आपको समझ में आएगी, मतलब होल्डिंग आपको बिल्कुल भी समझ में आ गई। और हाँ ये भी चेकआउट कर लें पब्लिक की कितनी होल्डिंग है। तो आपको क्या क्या समझ में आया होल्डिंग में, ये टर्म समझ में आया, प्रमोटर होल्डिंग फर्स्ट, नंबर 2 पे FII जो फॉरेन इन्वेस्टर है, और डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, और पब्लिक है। ठीक है, चारों टर्म आपको समझ में आ गए। तो उम्मीद करूंगा कि प्रमोटर होल्डिंग मतलब कि जो होल्डिंग का जो पार्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो हमारा जो अगला टर्म है उसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ, वो क्या है, एसेट्स। अब एसेट्स क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं कंपनी की संपत्ति। अब ये क्या है, अब देखो उसके बाद कंपनी में मान लो कि जितनी भी पूरी बिल्डिंग हुआ, बिल्डिंग में बहुत सारी कंपनी में बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे कि मान लो चेयर है या फिर कोई मशीन है, और ये सब कंपनी के एसेट्स है। मान लो कि कल को कंपनी भाग भी जाती है तो सेबी क्या करेगा कि उस कंपनी का भाई बेच देगा, और उसमें से जो भी पैसा मिलेगा वो जो शेयर होल्डर है उनको
डिवाइड कर दिया, उनको भाई पैसा वापस कर दिया। इसलिए मैं कहता हूँ सेबी भाई ना बिल्कुल सही है। ये सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा मजबूत है कि आप यहाँ से बिल्कुल कोई भी कंपनी तो बिल्कुल बच नहीं सकती, सेबी से नहीं बच सकती भाई। फ्रॉड कर भी दोगे तो आज नहीं 10 साल बाद पकड़े जाओगे। तो आप ये मान के चलो सेफ है, फिर भी आपको बहुत सारी चीज़ देख के तभी पैसा लगाना। तो आप एसेट्स मान के ये चलो, संपत्ति, उसके पास संपत्ति है। अब दूसरी बात, जो दूसरा टर्म है शेयर मार्केट का, वो मैं आपको समझा देता हूँ, लायबिलिटी। अब ध्यान से सुनो, एसेट से आपको समझा दिए, अब आपको लायबिलिटी भी समझानी है। क्यों समझानी है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लायबिलिटी क्या होती है कि भाई कंपनी के पास कितना उधार है, कहाँ पे उसने कितना उधार ले रखा है। तो ये लायबिलिटी का मेन पार्ट है। ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हर कंपनी का आपको चेकआउट करना है, क्या उसके पास लायबिलिटी बढ़ती जा रही है। अगर बढ़ती जा रही तो भाई उससे थोड़ा सा बच के रहना। और ये चीज़ें आपको बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी, मतलब इसलिए ज़रूरी है क्योंकि शेयर मार्केट में तो आपको ये सारी जानकारी रहनी चाहिए। तो आपको क्या क्या मैंने आपको बता दिया है, वो मैं आपको फिर से ओवरव्यू दे देता हूँ। शेयर मार्केट क्या है, इक्विटी के बारे में मैं आपको बताऊँ तो आपको ये बताया था कि भाई डिलीवरी में उठाएं। फिर मैंने आपको बताया कि ट्रेडिंग में क्या क्या आपको बताया, इंट्राडे हुआ, एफ एंड ओ हुआ, मतलब कि फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग हुआ। फिर मैंने आपको क्या बताया था, कम्युनिटी में क्या क्या आ जाता है, गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था ट्रेडिंग और क्या कर सकते हैं, जैसे कि करेंसी के बारे में आपको बताया। फिर मैंने आपको टर्म बताया था निफ्टी 50, मतलब इंडेक्स के बारे में आपको समझाया था। सेंसेक्स क्या है, सेंसेक्स में कितनी कंपनी लिस्ट है और निफ्टी में कितनी कंपनी लिस्ट है। फिर मैंने आपको बताया कि भाई डीमेट अकाउंट कहाँ पर ओपन करवाना है, मतलब, और उसके बारे में तो अलग पार्ट में आपको बताऊंगा कि डीमेट अकाउंट कैसे ओपन करवाती हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि चार्जेस कितनी लगती हैं, कि जैसे शॉर्ट टर्म में 15% लगता है 1 साल के अंडर में अगर आप सिलअप करोगे, और लॉन्ग टर्म के लिए 10% का चार्ज लगता है। फिर मैंने आपको बताया था कि भाई क्यों इन्वेस्ट करें, ठीक है। फिर मैंने आपको फंडामेंटली एनालिसिस, मतलब एनालिसिस का जो पार्ट है, फंडामेंटली आपको सारी चीज़ समझा दी। बैलेंस शीट में आपको क्वार्टरली रिजल्ट चेक करना है और कंपनी का बिजनेस चेक करना है, पी रेशियो कितना है उसका, एसेट्स है, और भाई प्रॉफिट एंड लॉस ये भी समझाया था, लायबिलिटी कितनी है, और ये भी बताया था कि डेफ्ट आपको चेक करना है, डेफ्ट फ्री हो तो बढ़िया है। और प्रमोटर होल्डिंग बताई थी, और मतलब होल्डिंग बताई थी। होल्डिंग में क्या क्या पार्ट समझाया था, प्रमोटर होल्डिंग हुई, और फॉरेन इन्वेस्टर हुआ, कितने इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, कितनी होल्डिंग है उनकी, डोमेस्टिक की कितनी है, पब्लिक की कितनी है। अब जो फाइनल है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, टेक्निकल एनालिसिस क्या है। अब टेक्निकल एनालिसिस भी आपको भाई सीखनी पड़ेगी। क्यों सीखनी पड़ेगी? क्योंकि ये भी आपको थोड़ा सा ना हेल्प कर सकता है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसमें आ जाता है जैसे कि रेजिस्टेंस। जो मैं आपको किसी भी कंपनी के बारे में बताता हूँ उसके बारे में मैं ये जरूर बता देता हूँ कि रेजिस्टेंस क्या रहने वाला है। अगर हम बात करें उसका, ये भी बता देता हूँ कि सपोर्ट लेवल कहाँ है। जैसे कि अभी फ़िलहाल ज़्यादा मार्केट में डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, तो उस किसी कंपनी के बारे में बताएं तो उसका जैसे कि वो नीचे गिर रहा है तो कहाँ तक उसे सपोर्ट मिल सकता है, जहाँ से वो बम्पर उसको बूम मिल जाएगा, मतलब फिर से बाइंग होगी। यहाँ पर बाइंग एंड सेल है, यहाँ पर बाई एंड सेल यही चलता रहता है, मतलब बायर्स भी एक्टिव रहते हैं और भाई सेलर भी एक्टिव रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको रेजिस्टेंस, सपोर्ट लेवल, बाकी का जो कैंडल स्टिक पैटर्न है उसके बारे में आपको फिर कभी समझाऊंगा, ठीक है। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी जिस वजह से मैंने आपको बताया। अब जो फाइनल है उसके बारे में बात कर लेता हूँ। जो हमारा एक और पार्ट है वो क्या है, ऑपरेटर। भाई ऑपरेटर को भी आप समझ नहीं पाए तो भाई बिल्कुल फिर तो आप ये मान के चलो ये आपको फिर बहुत बड़ा जो पार्ट है वो आप स्किप कर जाओ। ऑपरेटर क्या है कि यहाँ पर बहुत सारे बंदे हैं ना, जो बड़ा इन्वेस्टर वो खेल खेलता है। जैसे छोटी कंपनी, जैसे मान लो कि 10 करोड़ के आसपास वैल्यूएशन वाली कंपनी है, या फिर 100 करोड़ से नीचे वाली वैल्यूएशन वाली कंपनी, तो ये भाई ना क्या करते हैं कि उनके शेयर प्राइस को पंप एंड डंप का खेल करते हैं। पंप एंड डंप कैसे कि इनके पास ऑपरेटर क्या है कि इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, तो ये किसी भी कंपनी के शेयर प्राइस को भाई बहुत ज़्यादा ऊपर लेके चले जाते हैं। और किसी भी कंपनी के बारे में अगर इन्हें पता चल जाता है कि भाई इसमें रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो उसका शेयर प्राइस डाउन कर देते हैं, आपका पैसा लगा भी देते हैं, और फिर वो अपना पैसा बना के और निकल भी जाते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ जो बड़ी कंपनी अगर आप इन्वेस्ट करो, जैसे टाटा मोटर्स या फिर रिलायंस, और अगर हम बात करें रिलायंस और विप्रो, HDFC, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, इन कंपनी में अगर आप लाओ, मानता हूँ कि भाई इनमें ज़्यादा
भाई जो छोटा इन्वेस्टर है वो तो पैसा नहीं लगा सकता, क्योंकि इनके शेयर प्राइस ही बहुत ज़्यादा है उनके शेयर प्राइस। और तो आप इन्वेस्ट कर सकते, पेनी स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारी अच्छी कंपनी है जो आपको आने वाले टाइम में मल्टीप्लायर रिटर्न दे सकती है। तो उम्मीद करूँ आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, कुछ भी अच्छा लगा हो, मैं ये नहीं कहता कि मैंने आपके सारे पॉइंट्स हैं जो क्लियर कर दिए, फिर भी बहुत सारी चीज़ रह गई होगी, तो आप नीचे कमेंट करके बताइए ना। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपको ऐसी और भी जानकारी देने वाला हूँ इस चैनल में। तो और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूले। अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि टेलीग्राम हुआ, हमारे जो इंस्टाग्राम पेज है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है ना, वहाँ पर भी मैं अपडेट देता रहता हूँ। और जो हमारा जो दूसरा चैनल है, जो शॉर्ट वीडियो चैनल है, वहाँ पे मैं थोड़ी बहुत ना कुछ आपको अपडेट देता रहता हूँ, तो उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो और बाकी का, अगर आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाया अभी तक, तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा आपको, वहाँ पर आप जाकर डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।